जरा एक कप चाय लाना। रुक जाओ, बहू को बोलती हूँ। अरे बहू पेट से है, अभी कहाँ दौड़े दौड़े चाय बनाएगी। तुम जाओ ना, तब से बैठी ही तो हो। बिमला उठ गई। उसके कमर और घुटनों में दर्द था। दर्द से ऊ आ करते हुए वो रसोई की ओर जाने लगी। तभी हरिहर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? अरे बुढ़िया चाय बनाने गई है, इसलिए तुम्हें कॉल किया। मुझे मिस कर रही हो या नहीं? फोन में से किसी औरत ने कहा, फोन रख बुढ़े, अगली बार कॉल किया ना तो घर आके तेरी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। हरिहर ने डर के मारे फोन रख दिया। अरे यार, आजकल प्यार दोस्ती नहीं करना चाहती क्या कोई? हद हो गई है तो। बिमला आधे घंटे बाद चाय ले आई। हरिहर ने गुस्से में कहा, इतना टाइम लगता है एक कप चाय बनाने में? क्या करूं? ये घुटनों और कमर का दर्द मुझे जल्दी से काम नहीं करने देता। जब से बूढ़ी हुई हो एक काम नहीं कर पाती हो। क्या फायदा ऐसी पत्नी का जो चाय लाने में आधा घंटा लगा दे। बिमला दुखी हो गई। आजकल वो दुखी दुखी सी रहती है क्योंकि हरिहर बात बात पर उसे ताना मारता है और उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ाता है, वो भी बेटा और बहू के सामने। और हरिहर एक नंबर का ठरकी बुढ़ा है। उसे बिमला पसंद नहीं आ रही है क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। हरिहर को अब नई शादी करने का शौक चढ़ा है, इसीलिए वो नई नई लड़कियों को कॉल करके उन्हें डिस्टर्ब करता रहता है। उसकी बहू उर्मिला माँ बनने वाली है। उर्मिला बहुत अच्छी लड़की है और अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल भी रखती है, लेकिन आजकल गर्भवती होने की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती है, इसीलिए ज्यादातर काम बिमला को ही करना पड़ता है और हरिहर उस पर चिढ़ जाता है। क्या बिमला, हर काम में देरी करती हो, ऐसे घर कैसे चलेगा? बाबूजी, माँ जी की उम्र हो गई है, अब उन्हें आराम की जरूरत है। अगर वो आराम करती रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं नई शादी कर लूं क्या? ये आप क्या कह रहे हो जी? मेरे होते हुए आप नई शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? सोचने का क्या है? सोचने में कोई टैक्स लगता है क्या? पहले तुम अपनी हालत तो देखो, 2 कदम चल भी नहीं सकती ठीक से। बिमला रोने लगी। तभी उसका बेटा रमेश आ गया। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? सुन जरा, तेरा बाप क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कि वो दूसरी शादी कर लेंगे। क्या यार पापा, आप भी ना माँ को परेशान क्यों करते रहते हो? हाँ बाबूजी, माँ तो ऐसे ही इमोशनल है। और मेरे इमोशनल का क्या? मुझे मौज मस्ती करने का दिल नहीं करता क्या? तुम सब मिलके मुझे पागल बना दोगे, पागल। ये बोलकर हरिहर घर से निकल गया और चाय की टपरी पर बैठकर लड़कियां ताड़ता रहा। उसके बचपन का दोस्त शंकर भी वहाँ बैठकर चाय पी रहा था। उसने कहा, हरिहर, तू नहीं बदला हाँ? स्कूल में भी ऐसे ही लड़कियां ताड़ता था। हाँ, जालिम दुनिया मुझे बदलने कहाँ दे रहा। आजकल की लड़कियों में कितनी खूबसूरती है। तो शादी कर लेना, कर क्यों नहीं रहा? अरे बिमला तमाशा खड़ी कर देगी यार। अरे इतना मत सोच, मेरे पास एक खबर है। पास के गांव में सुखदेव नाम का एक गरीब बूढ़ा रहता है। उसकी 2 जुड़वा बेटियां हैं। पैसों की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही है। तू कहे तो मैं बात करके देख सकता हूँ। शंकर ने अपने मोबाइल फोन में दोनों लड़कियों का फोटो भी दिखाया। फोटो देखकर तो हरिहर पागल ही हो गया। अरे ये दोनों तो बहुत खूबसूरत है। तू बात कर, बाहर में गई सरला। शादी के बाद वो अपनी सौतन को घर से तो नहीं निकाल सकती ना, मैं संभाल लूंगा। शंकर ने सुखदेव से बात की और हरिहर को आकर बताया। अरे सुखदेव राजी हो गया है हरिहर, बस उसकी दोनों बेटी से तुझे शादी करनी होगी। दोनों बेटी से? अरे वाह, 1 तीर और 2 निशाना। एक ही बार में 2 खूबसूरत जुड़वा लड़की से शादी, ऐसा मौका कोई छोड़ता है क्या? मैं तैयार हूँ, आज ही शादी करूंगा मैं। हरिहर को पेंशन का पैसा मिलता था। उन पैसों से हरिहर ने जल्दी से धोती कुर्ता खरीद लिया और शादी करने के लिए अपने दोस्त शंकर को लेकर सुखदेव के घर चला गया। सुखदेव की दोनों बेटी टीना और मीना शादी के जोड़े में बैठी ही थी। हरिहर ने फटाफट से शादी की और उन दोनों को घर लेकर चला आया। बिमला, रमेश और उर्मिला सोफे पर बैठे थे। हरिहर को माला पहन के 2 बीवियों के साथ घुसते हुए देख
उनके तो होश ही उड़ गए। ये देखो बिमला, तुम्हारी 2 सौतन लाया हूँ। अरे ये क्या किया आपने? आपने तो सचमुच शादी कर ली। अब मेरा क्या होगा? बाबूजी, मैं तो सोच रही थी कि आप मजाक कर रहे थे, लेकिन आपने तो। पापा, ये कोई उम्र है शादी करने की? शादी की कोई उम्र नहीं होती है बेटा, जब मन चाहे तब शादी कर लेनी चाहिए। ये मीना और टीना तुम्हारी नई माँ है, इनका स्वागत करो। छी, ये दोनों तो उम्र में मुझसे भी छोटे हैं, इन्हें माँ कहकर नहीं बुला सकता मैं। और तब टीना और मीना ने मुंह खोला। क्यों नहीं कह सकते रमेश बेटा, हम तुम्हारी माँ ही हैं। हाँ हाँ, माँ को तो माँ ही बुलाओगे ना बेटा। खबरदार, मेरे बेटे को अपनी गंदी जुबान से बेटा मत बुलाना, वो सिर्फ मेरा बेटा है। ए बुढ़िया, चुप रह, ज्यादा जबान मत चला। अब हम भी इस घर की बहुएं हैं। हाँ, हमेशा बस ऐसे ही चपड़ चपड़ करती रहती है ना, इसीलिए तेरा पति परेशान है तुझसे। हाँ, सही कहा, इसीलिए परेशान हूँ मैं। देखा बिमला, ये दोनों कितनी समझदार हैं, मेरी प्यारी जुड़वा पत्नियाँ। चलो अंदर चलो, आज रात हमारी सुहाग रात है ना। ए बिमला, हमारे लिए फूलों का बिस्तर सजा देना। ये बोलकर हरिहर दोनों को लेकर कमरे के अंदर चला गया। अगले ही दिन से दोनों नई बहुओं ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो दोनों बिमला और उर्मिला पर अत्याचार करने लगी। रमेश सुबह सुबह ऑफिस चला गया और उसके बाद दोनों ने बिमला और उर्मिला को बुलाया। ए उर्मिला, बहुत हो गया आराम, अब काम पे लग, हमारे लिए खाना बना, चल। लेकिन मेरे पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। एक दूंगी ना कंटाप, समझ में आ जाएगा। और तू बिमला, घर की साफ सफाई कर और हमारे पैर दबा। बिमला और उर्मिला जैसे दोनों की नौकरानी बन गई। हरिहर को उन दोनों जुड़वा बहनों ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था, इसीलिए हरिहर उन दोनों को ये सब करने से मना नहीं करता था। उसी का फायदा उठाकर वो दोनों बिमला और उर्मिला से नौकरानियों की तरह काम करवाने लगी। धीरे धीरे वो दोनों बहनें ही घर की असली मालकिन बन गई। एक दिन बिमला सोई हुई थी और उर्मिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कोई मुझे अस्पताल ले चलो। घर पर और कोई नहीं था। टीना और मीना ने सोचा, उर्मिला को बेटा हो गया तो हरिहर अपने पोते को लेकर ही बिजी हो जाएगा, हम पर उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। सही कहा मीना, हमें कैसे भी करके उर्मिला के बच्चे से पीछा छुड़वाना होगा। बिमला को अपने कमरे में बंद करके वो दोनों उर्मिला के कमरे में चली गई, लेकिन वो दोनों उर्मिला को अस्पताल नहीं ले गई। वहीं पर दर्द से तड़पते हुए उर्मिला ने एक बेटे को जन्म दिया और वो दर्द के मारे बेहोश हो गई। मीना, इसे तो सच में बेटा हो गया, चल इसे जंगल में फेंक कर आते हैं। हाँ हाँ चल। वो दोनों उस बच्चे को लेकर घर से बाहर निकली ही थी कि तभी हरिहर वहाँ आ गया। ये क्या, कहाँ जा रही हो तुम लोग? और ये कौन है? अरे, मेरी बड़ी बहू को बेटा हुआ है क्या? हाय मेरा पोता, दो मुझे दो। टीना और मीना का प्लान चौपट हो गया। उसके बाद से हरिहर अपने पोते को लेकर ही बिजी हो गया। घर का पहला बच्चा था वो। हरिहर अपनी दोनों नई बीवी के बारे में तो भूल ही गया और इसी बात से टीना और मीना को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हरिहर से कहा कि वो भी माँ बनना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कह दिया कि दोनों बहनें कभी माँ नहीं बन सकती, दोनों बहनें ही बांझ हैं। ये सुनकर हरिहर का दिल उठ गया उन दोनों से। मीना, अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा, अब हरिहर हमारी बात ही नहीं मानता। हाँ, चल हम यहाँ से सब कुछ लेकर भाग जाते हैं। वैसे भी इस घर में और कुछ नहीं रखा, यहाँ से भागकर हम ऐसे ही किसी नए बुड्ढे को फंसाएंगे। रात को सभी के सो जाने के बाद एक बैग में घर के सारे गहने और पैसे लेकर दोनों भागने की कोशिश कर रही थी कि बिमला पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई और सब कुछ देख लिया। चोर चोर, भाग रहे वो दोनों, चोर। सभी उठ गए और उन दोनों को पकड़ लिया। हरिहर को अब जाकर होश आया। तुम दोनों को मैंने घर दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया, और तुम दोनों ने मेरे घर पर ही डाका डाला। तुम दोनों से तो बिमला लाख गुना अच्छी है। हरिहर को अब समझ में आ गया कि जिंदगी भर उसका साथ देने वाली बिमला ही है। मीना और टीना को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हरिहर ने बिमला से माफी मांग ली और उसके बाद
सभी खुशी खुशी रहने लगे। माधुरी और महेश की शादी को आज 10 साल हो गए हैं। वो दोनों सालगिरह मना रहे हैं। माधुरी, आज बिरयानी मस्त बनी है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आज सालगिरह है जी, आज तो अच्छे से बनाना ही पड़ेगा। पास ही में माधुरी की सास बिमला खाना खा रही थी। बिमला ने टोंट मारते हुए कहा, क्या खाक सालगिरह है, 10 साल हो गए अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ। कैसी बहू लाई थी मैं, इससे अच्छा तो मेरा बेटा कुंवारा रहता। ये सुनकर माधुरी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो खाना छोड़कर उठ गई। महेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज भी माधुरी को टॉन्ट मारने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ, अभी तो अपनी माँ की सच बात भी कड़वी लगेगी। इस घर को एक पोता भी नहीं दे पाई तेरी बीबी, मैं तो बोलूंगी ही। बिमला चिल्लाती रही। महेश उठकर कमरे में चला गया। माधुरी रो रही थी। महेश ने कहा, रो मत माधुरी, तुम तो जानती हो कि माँ कैसी है। माँ जी सच ही तो बोल रही है, बच्चा तो मुझे भी चाहिए। देखिए, डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। खोट मुझ में है, लेकिन आप तो माँ बन सकते हो ना। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो माधुरी? यही कि आप किसी और के साथ सुहागरात मना लीजिए और फिर जो बच्चा उससे होगा उसे हम रख लेंगे। महेश चौंक गया। माधुरी ये क्या बोल रही है? लेकिन कौन राजी होगी ये करने के लिए? ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो मजबूर है। ऐसे ही किसी को ढूंढिए और उसके पेट में हमारे बच्चे को डाल दीजिए। ये बोलकर माधुरी सिसक सिसक कर रोने लगी। महेश अगले दिन से ऐसी किसी औरत को ढूंढने लगा, लेकिन हर किसी को ये कहा भी तो नहीं जाता। अरे यार, अब क्या करूं? किससे पूछूं? सभी सोचेंगे कि मैं ठरकी हूँ, बेशरम हूँ। महेश रास्ते में था, तभी एक भिखारिन वहाँ आई और महेश से भीख मांगने लगी। साहब, पैसे दे दो ना साहब, पैसे दे दो ना। उस भिखारिन का नाम अंजलि था। अंजलि अकेले रास्ते पर ही रहती थी। उसके पास रहने के लिए ना तो घर था और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन वो सुंदर थी। उसे देखकर महेश ने सोचा, अरे ये भिखारिन तो बहुत सुंदर है। अगर ये मेरे बच्चे को जन्म देगी तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर महेश ने अंजलि से कहा, तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? नहीं साहब, आखिर एक भिखारिन को कौन घर देगा? क्यों? मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? हाँ साहब, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। महेश अंजलि को घर ले आया। बिमला कहीं गई हुई थी। माधुरी ने अंजलि से सब कुछ कहा। बहन, तुम बस मेरा ये काम कर दो। एक औरत का दर्द तो एक औरत ही समझ सकती है ना। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक घर की सख्त जरूरत है। आप घर का इंतजाम कर दीजिए, मैं उसी घर में आपके पति के साथ सुहागरात मनाऊंगी। माधुरी बहुत खुश हुई। उसे किसी भी हालत में एक बच्चा चाहिए था। महेश ने एक घर खरीद लिया। अंजलि उस घर में जाकर रहने लगी। महेश ने अंजलि के खाने पीने का भी बंदोबस्त किया और आखिरकार वो दिन आ ही गया, महेश और अंजलि की सुहागरात। महेश कमरे के अंदर गया और बाहर खड़ी होकर माधुरी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद अंजलि को उल्टी आई और पता चला कि वो गर्भवती है। चलो अच्छा है, जैसा प्लान था वैसा ही हो रहा है सब कुछ। महेश हर रोज अंजलि से मिलने लगा। उसके लिए फल और अच्छे अच्छे खाने खरीदने लगा। देखो अंजलि, हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। हाँ साहब, वही तो कर रही हूँ। ये बच्चा मेरे पेट में सुरक्षित है, आप निश्चिंत रहिए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। 5 महीने बीत गए। अंजलि का पेट फूलने लगा। अंजलि को चलने फिरने में परेशानी होने लगी और बच्चा उसके पेट में लात मारने लगा। बदमाश, अपनी माँ के पेट में लात मारता है। अरे ये क्या बोल दिया मैंने? मैं तो इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी माँ तो कोई। ये सोचकर अंजलि रोने लगी। मैं कैसे इस बच्चे को किसी की गोद में दे सकती हूँ? ये तो मेरा बच्चा है, मेरे पेट में बड़ा हो रहा है ये। अंजलि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए इमोशनल होने लगी और कुछ महीनों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। माधुरी और महेश अस्पताल में अपने बच्चे को लेने आए।
अरे वाह, बेटा हुआ है मेरा। आपका नहीं, हमारा बेटा कितना सुंदर है। लेकिन माधुरी ने जब उस बच्चे को गोद में लिया तो वो बच्चा रोने लगा। माधुरी उसे लेकर घर जा रही थी, लेकिन वो बच्चा रोना बंद ही नहीं कर रहा था। अरे चुप हो जा मेरा बच्चा, क्या करूं? ये रो क्यों रहा है? इसे फिर से अस्पताल ले चलती हूँ। माधुरी उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए, इस बच्चे को एक खास किस्म की बीमारी है। इसे ठीक करने के लिए माँ के प्यार की जरूरत है। हाँ, मैं ही हूँ इसकी माँ। नहीं, इसकी असली माँ, जिसने इसे अपने पेट में पाला है। ये सुनकर माधुरी का मुंह उतर गया। वो उस बच्चे को लेकर अंजलि के पास गई और उससे कहा, देखो अंजलि, इसकी तबीयत ठीक होते ही मैं इसे ले जाऊंगी। ये मत सोच लेना कि ये तुम्हारा है। अंजलि ने उस बच्चे को गोद में लिया। उसने अपने आप को मना ही लिया था, लेकिन बच्चे को गोद में लेते ही उसके अंदर की ममता बाहर आ गई। वो अपने बच्चे से प्यार कर बैठी। कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। बेटा, मेरा बेटा। नहीं, मैं तुझे बांट नहीं सकती। चल बेटे, हम कहीं और चले जाते हैं। अंजलि उस बच्चे को लेकर भागने जा रही थी कि तभी वहाँ महेश और माधुरी आ गए। अच्छा, मेरे बेटे को लेकर भागने वाली थी तुम? दो मुझे। माधुरी ने अंजलि की गोद से उस बच्चे को छीन लिया और अंजलि रोने लगी। मेरे पास इसे लौटा दीजिए, ये मेरा बच्चा है। नहीं, ये मेरा और माधुरी का बच्चा है। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए मैं तुमसे ये घर वापस ले रहा हूँ। महेश ने अंजलि को घर से निकाल दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। लेकिन अंजलि उसी घर के आसपास रास्ते में रहने लगी। बच्चा पाकर बिमला भी खुश हुई। माधुरी ने महेश से कहा, सुनिए जी, हम कहीं दूर किसी गांव में चले जाते हैं, नहीं तो वो भिखारी कभी भी यहाँ पहुँच जाएगी। महेश, माधुरी, बिमला और बच्चे को लेकर शहर छोड़ के गाँव चले गए और वहीं पर वो बच्चा बड़ा होने लगा। माधुरी ने उसका नाम आकाश रखा। आकाश बड़ा होने लगा और साथ साथ वो घमंडी भी बन गया। उसके बाप के पास पैसा था और इतनी मशक्कत के बाद एक बच्चा हुआ था, इसीलिए कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता। आकाश बात बात पर लोगों का अपमान करने लगा। ऐसे ही वो बड़ा हो गया और उसकी कॉलेज जाने की उम्र हो गई। उसने अपने माँ बाप से कहा, मैं इस गांव में और नहीं रहूंगा, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर के कॉलेज में पढ़ना है। शहर का नाम सुनते ही माधुरी और महेश डर गए, लेकिन आकाश को मना करने की हिम्मत उन दोनों में नहीं थी। महेश और माधुरी ने सोचा कि अंजलि अभी तक मर गई होगी। आकाश शहर चला गया और उसी घर में रहने लगा जहां अंजलि रहती थी। और अगले ही दिन एक औरत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो कोई और नहीं, खुद अंजलि थी। अंजलि इतने सालों से उस घर के बाहर बैठकर भीख मांगती थी। आज आकाश को आते हुए देखकर उसके मन में कुछ हुआ। माँ का मन है ना, अपने बच्चे को पहचान ही जाता है। अंजलि ने आकाश से कहा, मुझे काम चाहिए मालिक, कुछ काम दे दीजिए। आकाश ने उसे काम पर रख लिया। अंजलि को पता चल गया था कि ये लड़का उसका ही बेटा है, लेकिन आकाश को ये नहीं पता था। वो घमंडी था, इसीलिए बात बात पर अंजलि को मारने लगा, उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। ए बुढ़िया, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती तू, ये ले। हर रोज अंजलि आकाश के हाथों से मार खाती रही, लेकिन अंजलि घर छोड़कर नहीं गई। आखिरकार इतने दिनों बाद वो अपने बेटे के पास जो थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक से आकाश बीमार पड़ गया। गांव से महेश और माधुरी शहर आए और आकाश को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर साहब ने वही कहा जो आज से 18 साल पहले कहा था। देखिए, इस बच्चे को एक खास किस्म की बीमारी हुई है, इसे ठीक करने के लिए माँ के प्यार की जरूरत है। माधुरी आकाश को गोद में लेकर सहलाने लगी, लेकिन आकाश ठीक नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए माधुरी जी, आप इसकी असली माँ नहीं है, इसे इसकी असली माँ के प्यार की जरूरत है। असली माँ की? लेकिन अंजलि कहाँ मिलेगी अभी? तभी अंजलि आ गई। मैं यही हूँ। इतने दिनों से मैं आकाश का ध्यान रख रही थी, इसकी नौकरानी बनके। आकाश को गोद में लेकर अंजलि सहलाने लगी।
कुछ ही मिनट में आकाश ठीक हो गया। उसने आँख खोलकर देखा। माँ, हाँ बेटा, अब मैं ही तेरी माँ हूँ। आप मेरी माँ हो। आपने मेरा कितना ख्याल रखा, लेकिन मैंने आप पर कितना अत्याचार किया। इतने सालों बाद अंजलि को उसका बेटा पूरी तरह मिल गया। देखिए माधुरी जी, यही कुदरत का नियम है। एक बच्चे को उसकी माँ से कभी कोई दूर नहीं रख सकता है। कुदरत उसे मिला ही देता है। माधुरी और महेश इस बात को समझ गए। वो दोनों गांव चले गए। अंजलि और आकाश